आवाज ठीक है? ओके। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी डेली करंट अफेयर की इस क्लास में। आई होप जो आपकी तैयारी है वो काफ़ी बेहतर चल रही होगी। प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है, तो प्रीलिम्स अगर नज़दीक है तो लगातार जो है आपके जितने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं वो लगातार आप रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, अभी प्रीलिम्स बैच 1 बैच 2 में साइंस एंड टेक चल रही है, वो भी अच्छे से आपकी रिवाइज हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स आइदर प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से आने वाले समय में 26 या 27 में, है ना, क्योंकि हम टारगेट 26 और 27 को करके चल रहे हैं अभी, उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आइए उन पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और आप भी स्वस्थ होंगे, सारे सबकी जो तैयारी है वो बेहतर चल रही होगी। गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आज की इस क्लास में हमें पढ़ने हैं। पहला जो आर्टिकल है दैट इज ऑल अबाउट नीलगिरी तहर, है ना। नीलगिरी तहर आपका एक टाइप की बकरी है ना, बकरी टाइप है। ठीक है, तो बेसिकली कहां पर देखने को मिलती है? साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। इसके बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। स्पीसीज इन न्यूज में यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है कि भाई ये मिलती कहां पर है, कहां कहां पाई जाती है, इसका स्टेटस क्या है, इसका नाम क्या है। बहुत सारी चीजों को लेकर इसके जो बिल्कुल बिल्कुल जो अलग अलग टाइप के जो फीचर्स हैं, अलग विशेषताएं जो इसकी हैं, खास बातें जो इसकी हैं, वो यूपीएससी उस पर सवाल बना सकता है। तो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये आर्टिकल, ये टॉपिक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रीबीज की, क्योंकि आज का जो आर्टिकल है फ्रीबीज का, इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई आप जो अधाधुंध राज्यों से कह रहे हैं कि जो अधाधुंध बेसिकली आप फ्री सर्विसेज दे रहे हो या फ्रीबीज जो प्रोवाइड करवा रहे हो, राज्य जो ये प्रोवाइड करा रहा है, क्या इससे राज्य को नुकसान नहीं होगा? क्या ये तुष्टिकरण, अपीजमेंट की नीति है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है। ठीक है, तो आपके पास क्या ऐसी व्यवस्था नहीं है? क्या राज्य के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि लाभार्थियों को पहचान सके? तो फ्रीबीज के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहां पर कुछ केस स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल मेंस के हिसाब से बड़े काम का है। ठीक है, तीसरा जो है अल फेसर, जो लोकेशन है वो आपकी न्यूज में है, सूडान में ये लोकेशन है। तो सूडान जो है आपका रिवाइज करा देता हूं मैं दोबारा से, तो फिर से यहां पर जो पॉइंट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्रणाम सर, जय श्री राम, बिल्कुल स्वागत है। एक बच्ची कह रही है कि हेलो सर, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, थैंक यू सो मच। और मतलब आपको याद है आपको याद है कि कल है बर्थडे मेरा, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, मतलब इतना इतना ज़्यादा सम्मान के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये चीज़ याद रखने के लिए कि कल मेरा बर्थडे है, तो आज एडवांस में बोल देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं हमेशा आपका इस चीज़ के लिए आभारी रहूँगा। तीसरा जो फोर्थ आर्टिकल है दैट इज ऑल अबाउट रेयर अर्थ मैग्नेट, क्योंकि इंडिया में अब रेयर अर्थ मैग्नेट का जो प्रोसेस है, या ए रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो बनना अब क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और भारत को इसमें मिलेगी आत्मनिर्भरता। तो ये काफी शानदार आर्टिकल है, प्रीलिम्स के हिसाब से भी, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसके बाद हम देखेंगे ईटीएफ गोल्ड। ठीक है, ईटीएफ होता है, यानी कि अगर आप जैसे आप फाइनेंशियल मार्केट पढ़ते हो तो वहां पर आपने ईटीएफ के बारे में पढ़ा होगा। जैसे भारत 2022, ये क्या था? भारत 2022 क्या था? ईटीएफ था। तो ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। तो ईटीएफ गोल्ड क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप इस आर्टिकल को इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, प्रीलिम्स में ये आर्टिकल बन सकता है, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, कल सर का बर्थडे है और कल परसों मेरा भी है। अरे बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये जो गोल्ड ईटीएफ है इसके बारे में मैं बात करूंगा। ऑलरेडी यूपीएससी मसाला बॉन्ड भारत 2022 ईटीएफ पे सवाल पूछ चुकी है, यहां से भी पूछ सकती है। तो वी विल डिस्कस दीज 5 आर्टिकल्स। एक है आपका इन्वायरमेंट का, एक गवर्नेंस का, बेसिकली एक ज्योग्राफिकल लोकेशन का, एक आर्टिकल है आपका ज्योग्राफी से कनेक्ट कर सकते हो, एक मिनरल है बेसिकली, और एक है आपका इकोनॉमी का। तो ये पांचों के पांचों जो आर्टिकल है आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे नीलगिरी तहर की। ठीक है,
नीलगिरी तहर के बारे में अगर देखोगे तो बेसिकली ऐसा एज सच पूरा कोई कंटेक्स्ट नहीं है जिस वजह से न्यूज में रही है। पिक्चर ऑफ द वीक बताकर इसके बारे में यहां पर नीचे बताया हुआ है, ठीक है। चलो नीलगिरी के बारे में बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जो बकरी है ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, मतलब बकरी की तरह कुछ जो है दिखाई देती है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आइए वन बाय वन करके इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले नीलगिरी तहर जो है वो पश्चिम घाट के दक्षिण भाग में पाई जाती है। कहां पर? पश्चिम घाट के दक्षिण भाग में एक लुप्त प्राय पहाड़ी खुरदार प्रजाति है और इसको वेरेयाडू के नाम से भी जाना जाता है। किस पर? स्थानीय नाम, जो इसका लोकल नाम है वो क्या कहलाता है? वेरेयाडू कहलाता है, ठीक है। पूर्व नाम इसका ये है, अगर नॉर्मली देखोगे तो हेमित्रगस, कोई आपसे पूछेगा नहीं। तमिलनाडु का ये राज्य पशु है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। पश्चिमी घाट की यह स्थानिक प्रजाति है, तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अगर आप देखोगे तो संकटग्रस्त, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद भारत के वन्यजीव संरक्षण की अनुसूची 1 में यह शामिल है, ठीक है। नीलगिरी तहर का जो आवास है वो दक्षिण पश्चिम घाट के 1200 से लेकर 2600 मीटर की ऊंचाई पर खुले पर्वतीय घास के मैदानों में निवास करती है, ठीक है। और अगर देखोगे तो कन्याकुमारी पहाड़ियों के बीच पश्चिम घाट में 400 किलोमीटर की एक संकीर्ण सीमा तक ये जो है फैली हुई है। तो केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान 700 से अधिक व्यक्तियों के साथ नीलगिरी तहर सबसे बड़ी, 700 से अधिक जो है यहां पर अगर आप देखोगे तो नीलगिरी तहर के साथ ये सबसे बड़ी आबादी का घर है। कहां पर है? कहां पर है ये? केरल में। केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों में कौन सा नेशनल पार्क है? एराविकुलम नेशनल पार्क। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? एराविकुलम नेशनल पार्क है, इस बात को जरूर याद रखना है। और एरावी नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा नीलगिरी तहर की संख्या है और यही वो क्षेत्र है या यही वो नेशनल पार्क है जहां पर नीलगिरी तहर का सबसे अधिक क्या है? घनत्व है, डेंसिटी। ऐसे ही हम राइनोज की डेंसिटी पढ़ते हैं, जैसे सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं तो राइनो सबसे ज्यादा कहां पर है? तो या बताइए कौन का? काजीरंगा में है, कंचनजंगा में है? यस, सबसे ज्यादा जो राइनो है वो आपको मिलेंगे काजीरंगा, असम में देखने को, काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब सबसे ज्यादा घनत्व अगर राइनोज का पूछूं तो वो मिलेगा पोबितारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये भी असम में है, ठीक है। लेकिन नीलगिरी तहर जो है उसका सबसे ज्यादा जो है घनत्व वो एराविकुलम, और सबसे ज्यादा संख्या भी कहां मिलती है? एराविकुलम नेशनल पार्क में मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सेडलबैक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देखो यहां पर ग्रोन अप मेल इज नोन एज सेडलबैक। मेल वुड बी बिगर एंड डार्कर देन द फीमेल, मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो बता रहा है कि जो मेल का साइज है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू फीमेल के साइज से। दूसरा, यहां पर द फीमेल गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 180 डे। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि इनका प्रेगनेंसी टाइम, गेस्टेशन पीरियड जो है, गर्भावधि 180 दिन की होती है। कल भी मैंने बताया चीता की 90 डेज या 93 डेज के अराउंड होती है। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं? क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे फैक्ट आजकल पूछ रहा है। चीता दहाड़ता है कि नहीं दहाड़ता, इस टाइप के फैक्ट पूछ रहा है। जो गिलहरी है वो पेड़ पर रहती है, नीचे गड्ढे बनाकर रहती है, इस बात पे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मेन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जहां जहां पर ये मिल रहा है? और जैसे अगर आप देखोगे तो एराविकुलम जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा? केरला में, है ना, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ना। पंपादुम शोला नेशनल पार्क है इडुक्की में। एक आपके अनाईमुदी शोला नेशनल पार्क है। अलग अलग नेशनल पार्क जो है यहां पर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है यहां पर प्रैक्टिस के लिए, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं जरा साइड हट जाता हूं कि नीलगिरी तहर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस प्रजाति को स्थानीय तौर पर वेरायाडू के नाम से जाना जाता है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में नीलगिरी तहर का सबसे अधिक घनत्व है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ वन में आती है। और प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर तमिलनाडु के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मुझे लगता है कि सारे के सारे बच्चे सही आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे सही आंसर दे और फिर अगला आर्टिकल इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हालांकि सबका आंसर सही है, मिल गया है मुझे आंसर। जितने भी बच्चे बाद में देखेंगे तो सब आंसर दे, कल मैं इसको रिवील कर दूंगा, है ना। बाकी आंसर सबका सही है ना। चलो मेंस के हिसाब से इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। देखो
सबसे पहले ये देखो कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स अनचेक्ड फ्रीबीज क्वेश्चन अपीजमेंट। अपीजमेंट होता है तुष्टीकरण, है ना। सुप्रीम कोर्ट का इसका कंटेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है राज्यों से कि जो आप बार बार मुफ्त की योजनाओं में, जैसे हरियाणा में बात करोगे, पंजाब में बात करोगे, मुफ्त बिजली की बात होगी, मुफ्त पानी की सब्सिडी जो है आप दे रहे हो या सब्सिडी दे रहे हो। मान लो अगर बिहार की बात करें तो 10-10 हजार के हिसाब से किस्त जो है महिलाओं को दी जा रही है। या फिर अगर हम बात करें, हम किसानों का ऋण माफ कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री मिलता है, दिल्ली में इतने यूनिट तक आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। इस पर्टिकुलर एरिया में अगर ये काम आप करोगे तो यहां पर जो है जनता को, किसान जो है, किसानों का ऋण जो है वो माफ कर देंगे, यहां सब्सिडी दे देंगे, वहां सब्सिडी दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई आप मुझे एक बात बताइए, जो आप पूरे तरीके से राजनीतिक रूप से, क्योंकि ये तो अंधाधुंध मुफ्त योजनाएं बांटने की जो है पर काफी आलोचना हो रही है, और ये पूछा है कि क्या राज्य के पास क्या ऐसे पर्याप्त साधन नहीं है जिससे वो ये पता लगा पाए कि लाभार्थी कौन है, लाभार्थी कौन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हो क्या रहा है, राज्य को बहुत ज्यादा राजकोषीय रूप से क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। क्योंकि अब जो बात आ रही है, जब जो लड़ाई है, जो वर्सेस की बात आ रही है, वो आ रही है कल्याणकारी राज्य वर्सेस राजकोषीय अनुशासन। ठीक है, ऐसे तो राजकोषीय अनुशासन भारत में कभी भी सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। इस बारे में चर्चा कर रहा है ये आर्टिकल, इस बारे में ओवरऑल बता रहा है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, अब जो पैसा है बेसिकली आपके पास, वो बुनियादी चीजों पर लगे, सड़कों में लगे, राज्यों के विकास में लगे, एज कंपेयर टू हम जो पैसा फ्री में बांट रहे हैं, जो पैसा हम दे रहे हैं फ्रीबीज के नाम पर, जो पैसा हम ले रहे हैं वोट बैंक के नाम पर, जो पैसा, या चुनाव के समय इस टाइप की घोषणा करना कि भाई हमारी सरकार आती है तो हम इतने पैसे देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम इतने पैसे देंगे, इन सब को, क्या इन सब से आपको यह नहीं लगता कि पूंजी विकास में जो लगने वाला पैसा है, वो पैसा बहुत ज्यादा जो है कम यूज हो जाएगा? ये पूंजी विकास, हम जितना कैपिटल जो हम गेन करना चाहते हैं या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, क्या वो कम नहीं हो जाएगा? ठीक है, और अब यहां पर देखो कि मुफ्त जो योजनाएं होती हैं, अक्सर वो ये पता नहीं कर पाती हैं, जो फ्रीबीज होती हैं वो इस बात का पता नहीं लगा पाती हैं कि भाई ये पैसा अमीर को जा रहा है कि गरीब को जा रहा है। भाई वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण की नीति है, अपीजमेंट की पॉलिसी है, तो भैया सबको बांट दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी जेब से तो देना पड़ नहीं रहा है। उसके बाद क्या हमने इसके बाद ये तय किया कि जो हम वितरण कर रहे हैं संसाधनों का, या जो भी चीजें हम दे रहे हैं, वो लाभार्थी तक पहुंची कि नहीं पहुंची, या लक्षित वितरण उसका हुआ है कि नहीं हुआ है? इस बात पर भी काफी चर्चा हो रही है। इसके बाद वास्तविक गरीबों को सहयोग करना ये राज्य का कर्तव्य है, लेकिन संपन्न और धनाढ्य वर्ग को करना नहीं चाहिए, ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ठीक है, तो अक्सर इस टाइप की जो चीजें हैं वो कैसी होती हैं, उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक न्याय। जैसे आप देखोगे तो आर्टिकल 39 ऑफ डीपीएसपी है ना, डायरेक्ट पॉलिसी स्टेट प्रिंसिपल्स में देखोगे तो आर्टिकल 39 का एक आधार बनाकर सामाजिक न्याय, मानव विकास के लिए प्रायलक्षित होती है, मेरिट गुड, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादक होता है। तो फ्रीबी में क्या, राजनीतिक लोकप्रियता के लिए कि भाई हम आएंगे तो हम ये देंगे, है ना। बिहार में अभी हुआ 10-10 हजार रुपए की किस्त है, अब फिर दूसरी किस्त गई है। अब सोचिए इससे राज्य को कितना बड़ा घाटा हो रहा है। और याद रखिएगा ये सब वसूला किससे जाएगा? तुमसे वसूला जाएगा। ठीक है, दूसरा, अक्सर सार्वभौमिक होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही हम ये दे देंगे। उपभोग की वस्तुएं, राजकोष पर इससे क्या बढ़ता है? बोझ बढ़ता है। ठीक है, आइए अब इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क मैं आपसे पूछ लेता हूं। एक और रख लेता हूं मैं पक्ष, और एक और रख लेता हूं विपक्ष। ठीक है, आप मुझे बताइए पक्ष में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो आपके हो सकते हैं, जो कि इन पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, फ्रीबीज जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की हमें जरूरत है ना। ये जो लड़ाई है किस किस के बीच है, वर्सेस किस किस के बीच है? कल्याणकारी राज्य वर्सेस राजकोषीय दायित्व, राजकोषीय अनुशासन के बीच। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई आर्टिकल 38 देखो, है ना, आर्टिकल 39 देखो, ये सब क्या है? ये सामाजिक न्याय को, ये डीपीएसपी में ये क्या है? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए है। क्योंकि हमारा राज्य कैसा है? हमारा राज्य है एक कल्याणकारी राज्य। तो उस कल्याणकारी राज्य में अगर आप देखोगे तो आपको सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए इस टाइप की जो स्कीम है वो चलानी पड़ेंगी। भारत में क्योंकि गरीबी जो है वो बहुत ज्यादा है ना,
असमानता, गरीबी और असमानता जो है वो बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर देना हो तो किसका दोगे भाई? सिंपल सी बात है, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि भाई 1% लोगों के पास, है ना, लोगों के पास भारत की 40% संपत्ति है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि जो निर्वाचित सरकार है ना, निर्वाचित सरकार है, उसको नीति बनाने, है ना, नीति जो है वो बनाने की स्वतंत्रता, नीति बनाने की स्वतंत्रता होती है, नीति बनाने की जो स्वतंत्रता है ये इनके पास होती है। तो इसका ये जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? पक्ष हो जाएगा, ठीक है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, क्या बात है। इसको हम वे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हैं। जो बच्चे ये लिख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण हो सकता है, कल्याणकारी राज्य हो सकता है, गरीबों का उत्थान हो सकता है, ये बात है। अपोजिट में भी हो सकता है कि जिन लोगों को पैसा फ्री में मिल रहा है, मुफ्तखोरी जो है, शरीर में आलस और मुफ्तखोरी भी हो सकती है, ठीक है। खाने को अनाज चाहिए, पीने को दारू चाहिए, और वो भी कहां से? देसी ठर्रा जो है वो मिल जाए। उसके बाद जो है नीति, हाँ ठीक है ज्योति, मैं समझ गया, ठीक है। यस, तो यहां पर देसी ठर्रा मिल जाए, उसके अलावा और हमें चाहिए ही क्या? उसके अलावा और चीजें हमें चाहिए ही क्या, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, है ना। एक इशू ये भी तो देखने को मिलता है। अब विपक्ष क्या है भाई? अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो वित्तीय अनुशासन है वो बड़ा कमजोर होता है, वित्तीय अनुशासन कमजोर होता है ना। नॉर्मली आप ये कहो कि राज्य का जो राजस्व घाटा है, राज्य का राजस्व घाटा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप देखोगे तो हमारा एक एक्ट है, दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसमें हमने एक टारगेट बनाया हुआ है कि जो हमारा टोटल कर्ज है वो 60% जीडीपी से ज्यादा नहीं होगा, है ना, जो घाटा है ना। इसमें 40% केंद्र सरकार और 20% राज्य सरकार को आवंटित किया गया है। वर्तमान में 55% ये किसका है? केंद्र सरकार का, और 22% ये किसका है? इन्हीं सब स्कीमों की वजह से 22% किसका है? ये राज्य सरकार के पक्ष में। तो यहां पर जो टारगेट है वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय, ठीक है, यानी कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में रोड बनेंगे, सड़क बनेंगे, रेलवे का अपग्रेडेशन होगा, हमें कोई भी हॉस्पिटल बनाना है, बहुत सारी साइंटिफिक फैसिलिटीज बनानी है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? पूंजीगत व्यय होता है। लेकिन हमें सब्सिडी बांटनी है ना, हरियाणा, पंजाब, है ना, एमपी, बिहार, इन सब जगह सब्सिडी बांट दो आप, तो इससे क्या है? किसी भी टाइप का कोई भी रिटर्न हमें मिलने वाला है क्या? कभी कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। तो वी कैन से कि हाँ, पूंजीगत व्यय जो है वो क्या हो जाता है? हमारा कम हो जाता है। तो इससे ओवरऑल सरकार को नुकसान ही होता है, देश को नुकसान होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज कि क्या इसमें निर्भरता नहीं बढ़ रही है? भाई लोगों की निर्भरता बढ़ जा रही है, ठीक है, निर्भरता बढ़ेगी। लोक लुभावनी राजनीति, लोक लुभावनी राजनीति को जो है ये क्या करता है? बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसे सोचिए कि आज बीजेपी कहती है कि मैं आपको 10,000 दूंगी, कल को कांग्रेस कहेगी मैं आपको 15,000 रुपए दूंगी, परसों को कहेगा कोई और पार्टी कहेगी हम आपको 20,000 रुपए पेंशन देंगे अगर हम आएंगे तो। आप देश के संसाधनों को इस तरीके से आवंटित नहीं कर सकते, इस तरीके से आपको देना नहीं चाहिए। अगर आप दे भी रहे हो, कल्याणकारी राज्य है, भारत में गरीबी असमानता ये कम करना आपका लक्ष्य है, समावेशी विकास आपका लक्ष्य है, और वास्तव में आपने समावेशी विकास के लिए कार्य किया है, इसलिए बहुत सारे लोगों को गरीबी से आपने बाहर भी निकाला है। परंतु ये जो लोक लुभावने की जो राजनीति है, ये इसको क्या करता है? बढ़ावा मिलता है। और इसमें लोग केवल नुकसान किसका होता है? टैक्स पेयर का। पैसा वो आपसे भी वसूल रहा है। आप कोई चिप्स का पैकेट भी खा रहे हो ना, एक चिप्स का पैकेट खा रहे हो ना, उस पे भी टैक्स आप दे रहे हो। याद रखना, ये मत सोचना कि डायरेक्टली गवर्नमेंट हमसे कोई टैक्स नहीं ले रही तो टैक्स नहीं ले रही है। भाई गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से टैक्स लेती है, ठीक है। तो यहां पर ये पक्ष हो गया, ये विपक्ष हो गया, और सारे पॉइंट जो है आप इसके अलावा दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक फ्रीबीज को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस हुआ था, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं।
सुप्रीम कोर्ट का एक केस हुआ था फ्रीबीज को लेके, ठीक है। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट फ्रीबीज को लेके, और यह मामला था 2013 का, और मामले का नाम है एस सुब्रमण्यम बालाजी, ठीक है। एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिखना है तो लिख लीजिए, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में यह बोला गया कि देखो भाई, ऐसा है, चुनाव जो है, या चुनावी वादे नीति का हिस्सा है। कोई भी पॉलिसी है उसका हिस्सा है कि भाई हमारी गवर्नमेंट आएगी तो ये काम करेगी, ठीक है, नीति का हिस्सा है। लेकिन इसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, दिशा निर्देश बनाना चाहिए। दिशा निर्देश, एक डायरेक्शन जो है वो बनानी चाहिए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यहां पर जो रोल है, जो भूमिका है, वो बहुत ज्यादा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और फ्रीबीज अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्वतः ये असंवैधानिक नहीं है, ये राजकोषीय या सरकार की नीति का हिस्सा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इस पर दिशा निर्देश कौन जारी करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि भूमिका उसकी ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जरूर जो है केस आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें अगर आप चाहें तो बहुत सारी चीजें मैं और अलग से ऐड करवा सकता हूं। जैसे आइए कुछ और ऐड करवा देता हूं मैं। जैसे आपसे पूछूं मैं, समस्या क्या है, चिंताएं क्या है, प्रमुख समस्याएं क्या है, प्रमुख चिंताएं फ्रीबीज के लिए सबसे प्रमुख चिंताएं क्या है। सबसे पहली चिंता क्या हो सकती है भाई, सबसे पहली चिंता होगी आर्थिक चिंता। कौन सी चिंता होगी, आर्थिक चिंता। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण चिंता होगी वो कौन सी होगी, राजनीतिक चिंता, राजनीतिक चिंता, यस और नो। तीसरी जो सबसे बड़ी चिंता होगी वो कैसी होगी, इसकी इंप्लीमेंटेशन की, यानी कि हम कह सकते हैं इसको प्रशासनिक चिंता, प्रशासनिक चिंता। अब जब पहली चिंता की बात करोगे आर्थिक, तो आर्थिक में क्या लिखोगे कि भाई यहां पर राजकोषीय बोझ बढ़ता है, राजकोषीय बोझ का बढ़ना। पहला तो यह है राजकोषीय बोझ का बढ़ना। दूसरा, सरकार की सार्वजनिक जो ऋण लेती है सरकार, उसमें वृद्धि होती है। सार्वजनिक ऋण में सरकार जो है वो क्या कर देती है, उस अपनी वृद्धि करती है। तीसरा, पूंजीगत व्यय में कमी, जो अभी तक हमने डिस्कस किया था, एक एंगल था पूंजीगत व्यय में कमी, ऐसे कर सकते हो। और क्या हो सकता है आप सोचिए, और क्या हो सकता है, जैसे घाटा भी होता है, कंपनियों को अलग अलग लेवल पर घाटा भी होता है, ऐसे ही आपकी होती है राजनीतिक, ऐसे ही आपकी होती है राजनीतिक। जैसे प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा किस चीज में, लोक लुभावनी नीति बनाने में, इस टाइप की जो पॉलिसी वो लेके आएंगे, तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का बहुत ज्यादा यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो वोट है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं हम कैसे कर रहे हैं, विकृति उसमें लेके आ रहे हैं, विकृतिकरण जो है उसका कर रहे हैं, डिस्ट्रॉयट कर रहे हैं। जिस आधार पर वोट देना चाहिए वो आधार जो है वो डिफरेंट हो जाता है, और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है या सही नहीं है, ठीक है। और इसमें एक नैतिक जोखिम जो है सरकार के लिए होता भी है, क्योंकि सरकार के लिए फिर क्या हो जाता है, ये पूरी तरीके से कंपल्सन हो जाती है कि ये करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। प्रशासनिक समस्या क्या है, एक सबसे बड़ी समस्या है लक्ष्यीकरण, किसको दें किसको ना दें, सब तो गरीब हैं। देखो भारत में जब लेने की बात आती है, किसी को कुछ लेना है ना, देखो भारत में हर इंसान जो है लेना ही लेना चाहता, देना नहीं चाहता। अंबानी से लेकर एक गरीब आदमी तक सब लेना ही लेना चाहते हैं, चाहे वो हाथ जोड़ के ऐसे करके एकदम भगवान के सामने पैसे मांग रहे हो, ठीक है, या मांग रहे हो और वैभव और पैसा और चीजें जो हैं वो दे दे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा,
सर कैसे? तो देखिए भाई, अगर मैं यहां पर आपको बात बताऊं कि भाई, यस, आवाज आ रही है? हाँ जी। तो सबसे पहले कि हम हमारी जो आदत है वो लेने लेने की है, और ह्यूमन बीइंग जो है वो पक्ष में होता है कि भाई ले लें, जो जो मिले सो ले लें। तो बस लक्ष्यीकरण जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रशासन के लिए। लक्ष्यीकरण के बाद जो सबसे बड़ी मुश्किल चीज होती है, दैट इज लीकेज। लीकेज, किसको मिला किसको नहीं, इसमें भी भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। और यहां पर परिणाम जो होता है उसका, कि भाई परिणाम जो होता है उसका मूल्यांकन, मूल्यांकन बहुत ज्यादा प्रभावी है, हुआ है कि नहीं हुआ है, यह हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। जैसे मान लो कि सब जो है ये बोले कि भाई आज से हर एक व्यक्ति के खाते में जो है 2,000 या 5,000 पर मंथ आएगा। एक तो बेरोजगारी जो है भारत में फिर से बढ़ेगी, लोग रोजगार पर नहीं जाएंगे। जो पैसा महिलाओं के खाते में जाएगा, मेजरली वो पैसा अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च होगा। आप ये देखिएगा कि दोबारा से भारत में जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा जो मिल रहा है वो हेल्थ पर, कुपोषण और ये सब कम हो जाएगा बच्चों में। लेकिन पुरुषों को जो पैसा मिलेगा उसमें से ये गारंटी नहीं है, मतलब ज्यादातर तो आप देखिए कि गारंटी नहीं है इस बात की, जो पैसा है वो घर पे जाएगा, कुपोषण, शिक्षा, इन सारी चीजों पर खर्च होगा। मतलब शराब की जो बिक्री है वो बढ़ जाएगी, है ना। लोग लाइन में लग लग के देसी ठर्रे लेंगे, ठीक है, कि भैया हमें दे दो हमें दे दो, है ना। 5,000 का बस ये होगा कि 5,000 की मैं दारू पीता था, अब मेरा टारगेट ये है कि पहले मैं हफ्ते में एक बार पीता था, अब मैं डेली पीऊंगा 5,000 के हिसाब से, कि कैसे कैसे कौन कौन सी बोतल लानी है, कभी इंग्लिश कभी देसी, कभी इंग्लिश कभी देसी, लेकिन पिया जाएगा मामला, ठीक है। तो इस तरीके का रहेगा, बिक्रियां जो है वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, कोविड-19 का केस देख लो, है ना। तो ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। टोटली डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। मैं ऐसा नहीं किसी समाज को, किसी व्यक्ति को या किसी जेंडर को टारगेट कर रहा हूं, बट ज्यादातर केस में ऐसा ही है। सच्चाई सबको पता है, कहना कोई नहीं चाहता है, ठीक है। ठीक है, डॉली कह रही है हम तो शॉपिंग पे जाएंगे, है ना, इसलिए तुम्हारे खाते में नहीं डलवाया जाएगा। जिन्होंने विवाह किया है उनके खाते में, जो जोड़े हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके खाते में डाले जाएंगे। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि हर व्यक्ति में तुम भी आती हो, तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, इस टाइप से जो है फिर कहानियां चलेंगी, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा नाम डॉली इसलिए नहीं लिया गया है यहां पर, क्योंकि क्योंकि जो अविवाहित हैं, है ना, जो अविवाहित हैं, जिनके बच्चे नहीं, परिवार नहीं, उनको ये नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो क्या अब विवाह करूं? अब विवाह अगर इतना सस्ता लग रहा है आपको, कि मतलब एक एग्जाम्पल दिया, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार देने वाली है, और आपको लग रहा है कि इसके लिए मैं विवाह कर सकती हूँ, तो ये सोचने वाला विषय है कि किस कहां जा रही है सोच आपकी, है ना। डालना चाहिए, स्टडी में काम आएगा। एक लड़का था, वो ट्यूशन पढ़ाता था, तो मेरे बैच में था, तो मैंने उससे बात की, तो कह रहा सर बैच वाले जो बच्चे हैं वो पैसा ही नहीं देना चाहते हैं। और उसकी खुद की फीस शायद बाकी थी। तो मैंने उससे बोला कि भाई तुम भी नहीं देना चाहते हो, है ना। तो ऐसा नहीं, जस्ट आई एम जस्ट जोकिंग, हाँ, अरे मैं भी जो आई एम जस्ट जोकिंग, है ना। चलो कुछ केस स्टडी भी मैं आपको करवा देता हूं। जैसे केस स्टडी, केस स्टडी में क्या है, सबसे पहले पहला एग्जांपल लीजिए हरियाणा या पंजाब, ठीक है। हरियाणा पंजाब, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी दी, आपने क्या किया साहब, वाटर पर सब्सिडी दी, और इसकी वजह से हुआ क्या कि हरित क्रांति सक्सेसफुल हो गई, और यहां पर लोगों के पास जो है ठीक ठाक जो है पैसा आ गया, खाने पीने, फूड सिक्योरिटी भारत को मिल गई। लेकिन इसी सब्सिडी की वजह से अगर आप देखोगे तो मृदा क्षरण पूरे तरीके से हो गया, ठीक है। इसी सब्सिडी की वजह से क्या नुकसान हुआ, भूजल का दोहन हो गया, ठीक है, भूजल का दोहन हो गया। इसी सब्सिडी की वजह से, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से कैंसरकारी जो चीजें हैं, या कैंसर के जो केसेस हैं, ठीक है, कैंसर केस जो हैं वो बढ़े हैं, ठीक है। तो डेजर्ट, इसी की वजह से क्या है, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण जो है, डेजर्टिफिकेशन वो बढ़ रहा है। तो दीज आर द इश्यूज। ऐसे दिल्ली की एक केस स्टडी बना लो,
एक केस स्टडी बना लो दिल्ली की, एक केस स्टडी बना लो मध्य प्रदेश की, एक केस स्टडी बना लो किसी की, एक केस स्टडी लिख देना कि भाई इसके लाभ ये हुए लेकिन हानि ये हुई है, लाभ ये हुए लेकिन हानि ये हुई है। ठीक है सर, इंग्लिश वाइन क्या होती है? अच्छा भाई ऐसे ही है कि वाइन अलग होती है, ठीक है, विस्की, वाइन, ये सब चीजें अलग होती हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब हालांकि ये जानबूझ के पूछा जा रहा है, मुझे पता है ना, ट्रोल करने के लिए, बट मैं आपको बता देता हूं कि जैसे विस्की और वाइन जो है वो अलग अलग होती है। रेड वाइन कभी आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, नॉर्मल जो वाइन है, अलग अलग लेवल की जो वाइन्स आप देखोगे, तो एक तो उसमें अल्कोहल कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। पहला डिफरेंस ये है, अब इन्होंने पूछा तो बता देता हूं कि सर वाइन, इंग्लिश वाइन क्या होती है, विस्की क्या होती है, इसमें डिफरेंस बताना, ये पूछ रहे हैं। तो पहला डिफरेंस है कि वाइन जो है उसमें अल्कोहल का कंटेंट ज्यादा होता है, विस्की में अल्कोहल का कंटेंट उसके मुकाबले कम भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है या दोनों में बराबर हो सकता है। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि विस्की में सोडा या पानी मिलाकर पी जाती है, वाइन जो है वो नीट पी जाती है। ठीक है, वाइन जो है वो नीट पी जाती है। ठीक है, तीसरा, विस्की थोड़ी सस्ती, थोड़ी मतलब वाइन जो है वो ज्यादा महंगी होती है, विस्की जो है थोड़ी सस्ती भी हो सकती है। विस्की महंगी भी हो सकती है, सस्ती भी हो सकती है, लेकिन वाइन जो है वो ठीक ठाक लेवल पे महंगी होती है। ठीक है, तीन डिफरेंस मैंने बता दिए, आप इनको लिख लो, कहीं यूपीएससी में, सोशल जस्टिस में या इंडियन सोसाइटी में आपसे पूछ ना ले। ठीक है, कि वाइन और विस्की में क्या अंतर है ना। ऐसे ही एक मादक पदार्थ आता है बियर, है ना। अच्छा, तीनों, दोनों में एक सिमिलरिटी भी है, अंतर ही नहीं, सिमिलरिटी बता देता हूं कि दोनों को पीने के बाद झूम बराबर झूम जो गाना है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही चलता है कि जैसे आप जो चल रहा है और उसी हिसाब से आप डांस भी करोगे फिर, है ना। पीने के बाद आप अपने आप को काफी शक्तिशाली, काफी कॉन्फिडेंस में महसूस करोगे कि आज जो कॉन्फिडेंस का लेवल आ रहा है ना अंदर, वो अलग लेवल है भाई उसका, है ना। पीने से पहले कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, पीने के बाद आपको लगेगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, पीने के बाद लगेगा कि भाई हमारे पास हम महेशमती खानदान का इकलौता वारिस हूं, पीने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई मैं बहुत ही एक तो शक्तिशाली हूं, खानदानी में इकलौता वारिस हूं, कॉन्फिडेंस लेवल अलग चला जाएगा। और जिस दिन आप पियोगे, आप उस दिन कोई भी एग्जाम निकाल दोगे, है ना, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस को एक दिन में क्लियर करने की क्षमता जो है अगर कोई दे सकता है तो वो विस्की, वाइन या कोई भी अलग देसी मादक पदार्थ पी लोगे तो क्या ही बात आ जाएगी, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, प्रीलिम्स निकालने के लिए, है ना, हाँ, प्रीलिम्स निकालने के लिए, है ना, तो एक बच्चा कह रहा है प्रीलिम्स निकालने के लिए क्या करें, अब भाई ये प्रोसेस अपना ले, तो मैं जो बता रहा हूं वही अपना ले, फिर देख क्या होता है ना। तो इस प्रकार देखो, इस प्रकार की सामाजिक बुराई को मैं बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता हूं। ठीक है, और पीना ना पीना ये व्यक्तिगत जो है चॉइस होती है व्यक्ति की। ठीक है, कि भाई मेरी चॉइस है कि पीना है नहीं पीना है, बट हाँ ठीक है, हंसी मजाक के लिए ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, व्यक्ति पीने के बस गाना जरूर गाता है। एक एक खास बात और है पीने की, पीने के बाद व्यक्ति पुरानी प्रेमिका को या पुरानी प्रेमी को जरूर याद करती है या करता है। पुरानी प्रेमिका, जो पहली जो प्रेमिका रही होती है ना, एकदम बिल्कुल जो पहला प्यार हो रहा होता है ना, पहला प्यार, जिस मतलब कहते हैं ना कि पहला प्यार जो है वो आदमी नहीं भूलता है, पहला प्यार जो है वो व्यक्ति को तुरंत याद आ जाता है और नादानी में उसको कॉल भी लगा लेता है कि आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, आज मैंने देखो तुम्हारी फेवरेट चीजें पहनी है। ये फायदे हैं पीने के बाद के, है ना। ठीक है, और पीने के बाद आदमी कॉन्फिडेंस में, जिसके साथ वो बात करना चाह रहा है, जो अभी फ्रेंड जोन करके गई है, उसको प्रपोज भी मार देता है कि ठीक है अब हम तुमसे प्रेम करते हैं बालिके। चलो अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है, अब माहौल ठीक लग रहा है। चलो, जब मैं कह रहा हूं पढ़ने की, तब तो पढ़ते नहीं हो, अब ऐसी ऐसी बातें पूछते हो, फिर बोलते हो कि सर आप ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो। तो मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूं, देख लेना, मैं तो सच आपको बता रहा हूं, है ना।
बिल्कुल। चलो अगला आर्टिकल। यहां पर सूडान की एक लोकेशन जो है वो न्यूज में है, अल फेशर करके एक लोकेशन है, ये न्यूज में है। ठीक है। यूएन इन्वेस्टिगेशन इन सूडान फाइंड हॉलमार्क्स ऑफ जेनोसाइड इन अल फेशर। तो इस टाइप की लोकेशंस यूपीएससी आपसे पूछता है जो भी न्यूज में रहती है। तो सबसे पहले हम सूडान के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो सूडान के बारे में अगर हम देखें तो सूडान जो है एक रेड सी से अपनी सीमा लगाता है, पहली बात। राजधानी इसकी क्या है? खार्तूम है। साउथ सूडान और सूडान अलग अलग है। ये अपनी सीमा इधर लीबिया से, इधर इजिप्ट से, इधर रेड सी से, इधर इरिट्रिया से, ठीक है, इथोपिया से भी अपनी सीमा लगा रहा है, साउथ सूडान से, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, चाड से और लीबिया से। तो यहां पर ये डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज आपको दिख रही हैं, तो सूडान इनसे क्या कर रहा है? अपनी जो है सीमा लगा रहा है। बहुत जल्दी मैं आपको करवाने वाला हूं क्या, बताओ? बहुत जल्दी मैं आपको आपके लोकेशन इन न्यूज पे एक वीडियो लेके आने वाला हूं, 2 से 3 घंटे में खत्म कर लेंगे। ठीक है। यहां पर है ये सूडान की लोकेशन में अल फेसर, यहां पर है। ठीक है। एक दारफुर के भी याद रखना है आपको, ये भी जरूरी है, ये भी याद रखिएगा। गिजीरा, जिसे अल जजीरा भी कहा जाता है, सूडान के 18 राज्यों में से एक है। यह राज्य देश के पूर्व मध्य क्षेत्र में ब्लू नील और व्हाइट नील के बीच स्थित है। गिरीजा, ठीक है, गिजीरा, जिसे अल जजीरा अखबार का नाम सुना होगा आपने, अल जजीरा कहते हैं। ये कहां पर है? सूडान में। ठीक है। सूडान में ये लोकेशन भी न्यूज में आई थी, इसलिए मैंने इसको लिया था। ठीक है। सूडान में अगर आप देखोगे तो इथोपिया से लेक ताना से आने वाली जो आपकी ब्लू नाइल है और यहां से व्हाइट नाइल जो है वो सूडान के खार्तूम में आकर क्या हो जाती है? मिल जाती है जलेब उलिया डैम में। ठीक है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बता दो, क्या आंसर होगा इसका? सर आप जो पुराने वाली बात कर रहे हैं, या पुरुष समाज ब्लू ड्रम के सदमे से बाहर नहीं आया है? ठीक है, देखो ऐसा है, इसका आंसर बताओ। चलो एक बार साइड में हट जाता हूं मैं, आंसर बताओ इसका। सीमा कौन कौन सा लगाता है? देखो ऐसा है, एक बच्चा कह रहा है कि सर लोकेशन इन न्यूज पे वीडियो ले आओ। भाई मैं तो खुद अनाउंस कर रहा हूं सामने से कि मैं लोकेशन इन न्यूज पे वीडियो लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी, और उसमें आपको पिछले साल और इस साल 1+1 2 ईयर्स की जो लोकेशंस हैं, ठीक है, उन लोकेशंस को मैं लगाने वाला हूं, उन लोकेशंस को मैं पूरी करने वाला हूं। 2 ईयर्स की जो लोकेशन है उन लोकेशंस को कवर करवाऊंगा। तो डोंट वेरी, बहुत सारा प्लान है, चल रहा है, सारी चीजें काम कर रही हैं पैरेलली, है ना। जो मिलेगा बेस्ट मिलेगा। चलिए, प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट बाय ईयर एंड गवर्नमेंट। ठीक है, ये अखबार, ये आज के द हिंदू में भी आर्टिकल है, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी, दोनों के दोनों दोनों अखबार हैं, इन दोनों में ये आर्टिकल जो है शामिल है। तो ठीक है, तो केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत जल्द ही रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन जो है अब ये क्या कर देगा? शुरू कर देगा। ठीक है, याद रखिएगा, रेयर अर्थ मैग्नेट्स का जो यूज है, जैसे बेसिकली बनाया किससे जाता है? रेयर अर्थ मटेरियल से बनाया जाता है। टोटल कितने रेयर अर्थ मटेरियल है भारत में? 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं। इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स में अगर आप देखोगे तो ये यहां पर 17 के 17 जो है उनकी लिस्ट मैंने दी हुई है। तो ये यूज क्या आते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है आपके, इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉरी, उसमें यूज होता है। पवन ऊर्जा टर्बाइन्स हैं, उनको बनाने में यूज होता है। इसके अलावा मोबाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोस्पेस में, ठीक है, रक्षा प्रणाली में, हरित ऊर्जा संक्रमण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्रिटिकल मिनरल्स पर मेरी एक वीडियो है जिसमें सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स मैंने एक बार करवाए हुए हैं, वहां जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, अगर हम देखें तो वर्तमान में इस पर प्रभुत्व किसका है? चीन का जो है वो पूरा का पूरा प्रभुत्व यहां पर देखने को हमें मिलता है। अगर रेयर अर्थ मेटल की बात करें तो यह रेयर अर्थ जो आपकी चुंबक बनेगी, है ना, ये किन तत्वों से मिलकर बनती है? तो ये 3 तत्वों से मिलकर बनती है। नियोडियम, ठीक है, नियोडियम, जैसे अगर यहां पर देखोगे तो ये 3 अलग अलग चीजों से मिलकर बनती है। दैट इज, जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो रेयर अर्थ जो है, नियोडियम जो है वो एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक सेपरेटर्स, जो अलग अलग जैसे डीसी मोटर, माइक्रोफोन्स, इन जगह यहां पर यूज होती है। बट मैं वैसे आपको बता देता हूं कि 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं,
3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनसे मिलकर रेयर अर्थ जो तत्व है या ये जो चुंबक है वो बनती है। पहला है नियोडियम मैग्नेट, ठीक है। नियोडियम मैग्नेट आयरन, नियोडियम आयरन और बोरोन, इन तीनों को मिलकर बनती है। सबसे शक्तिशाली मैग्नेट है, सबसे अधिक उपयोग होता है इसका, उच्च ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी डेंसिटी इसकी काफी हाई है। इसको यूज जब हम करते हैं तो कहां कहां पर यूज होती है? ईवी मोटर में, हार्ड ड्राइव में, स्पीकर्स में और औद्योगिक, बड़ी बड़ी जो औद्योगिक मोटर है वहां पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। समेरियम, समेरियम कोबाल्ट मैग्नेट, एक मैग्नेट है समेरियम कोबाल्ट मैग्नेट, है ना। ये समेरियम और कोबाल्ट इन दोनों को मिलके बनती है। कोबाल्ट के बारे में तो पिछली बार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सबसे हाईएस्ट है। उच्च तापमान सहनशीलता है इसकी, विशेषता क्या है? जंग के प्रति प्रतिरोधी है ये सिमेरियम। एक तो हो गया, एक हो गया नियोडीमियम, नियोडीमियम क्या हो गया? नियोडीमियम, ठीक है, नियोडीमियम, ठीक है, ठीक है। दूसरा हो गया सिमेरियम, ठीक है। इसकी खास बात क्या है? हाई तापमान, जंग कोरेजन के प्रति अधिक प्रतिरोधी, है ना। डीमैग्नेटाइजेशन के प्रति काफी मजबूत है। कहां का उपयोग होता है? एरोस्पेस में, रक्षा उपकरण में, उच्च तापमान वातावरण में, ठीक है। कहां कहां पर यूज होता है? कहां कहां पर यूज होता है? एरोस्पेस में, रक्षा उपकरण में, उच्च तापमान वातावरण में इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। इसके साथ एक और है डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम लिख लो, तीनों लिख लो। पहली है नियो डी मियम, दूसरी है सिमेरियम। तीन चीजों से मिलके बनती है, ठीक है। एक है डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम, तीसरी है डिस्प्रोसियम, ठीक है, डिस्प्रोसियम, ठीक है, ठीक है। चलो अगला आर्टिकल किस पर है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पर है, ईटीएफ पर है। याद रखिएगा कि जनवरी 2026 में गोल्ड ईटीएफ इनफ्लो जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नॉर्मली जैसे आप दुकानों पर जाते हो और दुकानों पर जाकर क्या करते हो? गोल्ड को खरीदते हो, ठीक है। ये तो हो गया फिजिकल गोल्ड। इसमें आपको गोल्ड नहीं खरीदना है, एक टाइप का आपको बॉन्ड टाइप मिलता है और उस बॉन्ड में सारी की सारी चीजें जो हैं वो लिखी रहती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी लिखी रहती है। गोल्ड ईटीएफ कुल सोना आयात का कितना है? 22% है भारत में, 22%, ठीक है। याद रखिएगा जो खरीद हुई है ना वो लगभग हुई है, मतलब एक ईटीएफ की जो वैल्यू है वो होती है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर, तो वो हुआ है 15.52 टन, यानी कि 15.5 टन जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर जो है गोल्ड ईटीएफ जो है वो खरीदा गया है। गोल्ड ईटीएफ जो है वो क्या किया गया है? खरीदा गया है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जो है क्या है? गोल्ड जो है वो आप खरीदते हो, लेकिन एक ईटीएफ के थ्रू खरीदते हो, इसमें कोई भी आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद रहे हो। एज सिंपल एज दैट कि यहां पर एक ऐसा निवेश साधन है जो घरेलू भौतिक सोने की कीमतों को ट्रैक करता है। यह एक निष्क्रिय निवेश साधन है, सोने के बिस्किट में निवेश करता है। यह याद रखिएगा गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ इकाइयां भौतिक सोने का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये डीमैट के रूप में होती हैं, जैसे आप शेयर खरीदते हो, कंपनी नहीं खरीदते हो। शेयर के हिसाब से कि भाई इतने यूनिट शेयर खरीदा, वो आपके डीमैट अकाउंट में होते हैं। ऐसे ही ये भी क्या है? आपके डीमैट अकाउंट में होती है। और एक यूनिट जो है वो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर होती है, और इस पर स्टॉक एक्सचेंज पर आप इसको खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। तो स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद भी बेची जाती है। सोने के दाम के अनुसार मूल्य जो है इसका बढ़ता रहता है, ठीक है। सोने के दाम के अनुसार जो इसका मूल्य है वो बढ़ता रहता है। अब भारत में अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी स्कीम चलाई गई गोल्ड को ज्यादा फिजिकली लोग खरीदेना? तो पहली स्कीम थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये इसलिए चलाई गई थी ताकि भारत में लोग फिजिकल रूप से जो गोल्ड है उसको कम खरीदना शुरू करें। लेकिन भारत में लगातार जो सोने की मांग है, सोने की मांग जो है वो लगातार बढ़ी रहती है। क्यों? सबसे बड़ा रीजन है
कि विवाह व त्योहारों में सोने का महत्व है। हमारे यहाँ लड़के की शादी होगी या लड़की की शादी होगी तो एंगेजमेंट में, रिंग एंगेजमेंट में क्या उसको पहनाई जाएगी भाई? सोने की रिंग पहनाई जाएगी, एक जो है चेन दी जाएगी। ये गोल्ड जो है विवाह में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। विवाह में पत्नियां अक्सर दूसरी अपनी सहेलियां उनको ये बताती हैं कि देख बहन, ये मंगलसूत्र जो है ये 2 तोले का है, ये मेरे पति ने दिलाया है, ठीक है, करवा चौथ पर दिलाया था। और जो जितना ज्यादा गोल्ड पहन के जाता है, बप्पी लहरी बन के जाता है जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा वो माना जाता है कि धनाढ्य आदमी है, बड़ा ही पैसे वाला आदमी है। देखो सोना पहनकर चल रहा है। तो बप्पी लहरी जो है, जो बन जाएगा, सोना पहन लेगा, बड़ी बड़ी बेल जो है गले में लटका ले सोने की, तो कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है सोने का जो है, सोने की जो है ये मतलब बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति है। और जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे पत्नी जो है अगर उनसे मांगेगी भाई एक सोने का एक कुछ गिफ्ट दिला दो, है ना, हाथ के कंगन दिला दो, मंगलसूत्र दिला दो, कान का कुछ दिला दो, अंगूठी दिला दो, है ना, तो अब वो कहेगा कि मतलब जैसे वो गाना सुना है ना कि सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, क्या सादगी फूलों की, क्या सादगी का कहना, है ना। तो इस टाइप से कहेगा, गरीब है, महागरीब आदमी है ना, नहीं दिला सकता आपको कुछ भी, इसलिए ऐसा कह रहा है कि सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, है ना, कि क्या जरूरत है वो इसका मतलब यह है कि तुम्हें वो लाली लिपस्टिक भी नहीं दिला रहा है, जो कॉस्मेटिक्स हैं वो तक भी नहीं दिला रहा है, ठीक है, वो इतना गरीब है कि कॉस्मेटिक तक नहीं दे पा रहा है। तो यौवन ही तेरा गहना, ये सब कह के तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। तो वो कह रहा है सिंपल सी बात ये है कि हाथ मुंह धो ले और बाल वाल अपने ढंग से बना ले और चल मेरे साथ, क्योंकि तू इतनी खूबसूरत है। या मतलब यही तो कहना चाह रहा ना कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं तुझे कुछ और पहनने की। इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि भाई मैं बहुत गरीब, तुझे कुछ दिला नहीं सकता, लेकिन चल ले साथ, कहीं चलना है तो पार्टी में, नहीं तो घर रहे, ठीक है। तो सोने की मांग क्यों बनती है? क्योंकि विवाह त्योहारों में इसका बड़ा महत्व रहता है। दूसरा, सुरक्षित संपत्ति जो है की धारणा, सुरक्षित संपत्ति की धारणा रहती है कि समय पर काम आ जाएगा। ग्रामीण बचत का पारंपरिक माध्यम है। मुद्रास्फीति से बचाव होता है। शेयर बाजार में अस्थिरता का डर होता है, इसलिए नहीं खरीदते हैं लोग, ठीक है। और वित्तीकरण जो है इससे बढ़ता है। तो ये सारी रीजन है जिसकी वजह से भारत में सोने की मांग जो है वो लगातार बढ़ी रहती है, क्योंकि ये हमारे लिए सिंबल स्टेटस है, ये हमारे लिए पैसा है, हमारे लिए सिंबल स्टेटस है ना। हम भाई बताते हैं कि हमारा स्टेटस ही है गोल्ड पहन के, तो हाथ में कहीं गोल्ड नहीं दिख रहा, कहीं चेन नहीं दिख रही है, तो आप देख लो, है ना, जो गाना मैंने गाया है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा चीजों को समझोगे तो बेटर आई डोंट लाइक सोना, हाँ, यू लाइक बाबू, यू डोंट लाइक सोना, यू लाइक बाबू, ठीक है, एंड देन यू लाइक बोथ, सोना बाबू, सोना सोना बाबू, है ना। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है कि सर गाना सुना दीजिए, मुजरा ना कर दूं, या गाना सुना दीजिए चलिए, तो यहां पर जो है क्लास जो है वो आपकी समाप्त होती है, ठीक है। तो चलिए चलो, आई लाइक बोथ सर, चलो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, काफी अच्छा लगा। आज की क्लास में बहुत अच्छा आया, मजा आया, आनंद आया काफी। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, ऐसे ही मिलते रहेंगे लगातार। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।